वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ोया नावल वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। किस नंबर 9, मेरे दिल का सुकून हो तुम। असल मैं आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। जब आपको गोली लगी थी, मुझे इस वक्त एहसास हुआ कि आप मेरे लिए कितने ख़ास हैं। आप मेरे लिए इतने ख़ास कब और कैसे हो गए, मुझे खुद भी पता नहीं चला। असफंद को यकीन ही नहीं आ रहा था कि साफ साफ अल्फाज में असफंद शहरयार से मोहब्बत का ऐलान कर रही थी। आप मुझसे वादा करें कि आप कभी भी मुझे खुद से दूर नहीं करेंगे, वरना मैं मर जाऊंगी। दिल हिचकियों से रोती हुई आवाज़ से अटक अटक कर बोल रही थी, रोना बंद करो दिल मेरी जान। आप क्यों ये सब कुछ सोचकर खुद को और मुझे तकलीफ़ देती हो। दिल, सिर्फ एक बार खुद को मेरी पनाहों में पूरी तरफ सौंप कर तो देखो। दिल, कसम से आपके सारे डर और फजूल के वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। मेरी तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मैं आपको थाम लूँगा और कभी गिरने नहीं दूँगा। ये वादा है असफंद शहरयार का आपसे। आप कभी भी किसी भी वजह से मुझे छोड़ेंगे नहीं तो नहीं। दिल, आपने कभी किसी को जानबूझकर अपनी सांसों को छोड़ते हुए देखा है? असफंद अपनी दिल को सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ेगा। असफंद की मरने वाली बात पर दिल ने असफंद के मुंह पर हाथ रखकर नफ़ी में सर को हिलाया। आप मरने की बातें ना किया करें। नहीं करूँगा कांच की गुड़िया, अब रोना बंद करो। असफंद की इस बात पर दिल ने मोहब्बत से असफंद का हाथ उठाकर होंठों से लगाकर चूम लिया। अपनी पलकें झुका लीं। तो क्या मैं ये मान लूँ कि मिसिस असफंद शहरयार मेरी कुर्रत में अपनी खुशी से आने को तैयार है? असफंद के सवाल पर दिल ने नज़रें झुकाए हुए ही आहिस्ता से हाँ में सर को हिलाया। दिल की हाँ को पाकर असफंद की खुशी का कोई ठिकाना ना था। थैंक यू सो मच मेरी जान। असफंद दिल की चीज़ को चूमकर दिल को गोद में उठाकर पूरे रूम में गोल गोल घुमा रहा था। असफंद, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे नीचे उतारें प्लीज़। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, आपको चक्कर भी आना शुरू हो गए हैं। असफंद शहरयार शरारत से बोल रहा था और दिल को बेड पर बिठा दिया। दिल के पास बैठ कर अपनी खूबसूरत आवाज़ में दिल के लिए सॉन्ग गुनगुनाते हुए दिल की कमर में हाथ डालकर खुद को इसके बहुत ही करीब कर लिया। मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रखते तो दिल पे ज़रा। असफंद दिल का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखते हुए गुनगुनाया, तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा। असफंद ने दिल की गोद में सर को रखकर अपना चेहरा दिल के पेट के साथ लगा लिया। असफंद, प्लीज़ दिल, मुझे सुकून लेने दो, मुझे आपको महसूस करना है। आजा मेरी सांसों में आ, खुल के ज़रा जी लूँ तुझे। असफंद ने दिल के पेट से थोड़ी सी शर्ट को हटाकर अपने लब दिल के पेट पर रख दिए। असफंद की इस हरकत से दिल के पूरे जिस्म में कपकपी सी तारी हो गई। मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, हाथ रखते तो दिल पे ज़रा। असफंद ने गोद में लेटे हुए ही दिल की शर्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसकाया। असफंद, नहीं। दिल ने आहिस्ता से मज़ाहमत की। असफंद को दिल की हाँ का इंतज़ार था। अब असफंद दिल को कि कहाँ सुनने वाला था। तुझे मेरे रब ने मिलाया, मैंने तुझे अपना बनाया, अब ना बिछड़ना खुदाया। इसने दिल की तरफ मुँह करके देखा और गुनगुनाया, मोहब्बत रूह की है लाजिम ग़िज़ा, हाथ रखते तो दिल पे ज़रा। असफंद की आवाज़ में जादू था, जिसकी सहर में दिल इस वक्त खुद को जकड़ा हुआ महसूस कर रही थी। असफंद दिल के चेहरे को अपने चेहरे के ऊपर झुकाते हुए इसे बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। मांगा था तुझे मैंने खुदा से, पाया तुझे तेरी अदा से, चाहा तुझे मैंने वफा से, मांगा तुझे मैंने दुआ से, करम हद से है ज़्यादा मुझ पे तेरा, हाथ रखते तो दिल पे ज़रा, हाथ रखते तो दिल पे ज़रा। आई लव यू दिल कहते हुए असफंद ने दिल के पेट पर बाइट किया तो दिल के पूरे सर में बिजली सी दौड़ गई। दिल असफंद के बेलगाम लबों की हरकतों से घबराकर थोड़ा सा पीछे हो गई। असफंद ने दिल की गोद से सर उठाकर दिल की जानिब मुस्कुरा कर देखा। उठकर दिल की कमर पर हाथ रखकर इसे तकिए पर लिटा दिया। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। वो अपनी शर्ट के एक एक करके सारे बटन खोलकर बेड की दूसरी जानिब फेंक चुका था। दिल के ऊपर आ गया, वह घटा बनकर दिल पर छा गया। असफंद को शर्ट लैस देखकर दिल ने अपने हाथ जल्दी से आंखों पर रख लिए। मेरी छुई हुई, मेरी तरफ देखो। असफंद कहका लगाकर हंसा था। नहीं, मुझे आपको ऐसे देखकर बहुत शर्म आ रही है।
तुम्हारी शर्म की तो ऐसी की तैसी। मैंने कहा मेरी तरफ देखो मेरी जान, अगर हमें ऐसे ही शर्माते रहे तो हमारे बेबी कहाँ से आएंगे। दिल को शर्म से लाल होते देखकर असवंत को बहुत मज़ा आ रहा था। असवंत प्लीज़ मेरे साथ ये बेशर्मी वाली बातें मत किया करें। दिल ने आंखों पर फिर से हाथ रखते ही बोला, मेरी जान, मैं अपनी बीवी से बेशर्मी ना करूं तो किससे करूं। वैसे भी मियाँ और बीवी में बेशर्मी वाली बातें ही होती हैं। आपको अपने करीब आने की इजाज़त देकर गलती हो गई। आप वैसे ही ठीक थे, कम से कम गंदी बातें तो नहीं करते थे। जान, अब तो आपने गलती कर दी है, अब तो कुछ नहीं हो सकता। कहता हुआ दिल के चेहरे से इसके हाथों को हटाकर दिल के लबों पर अपने लब रखकर इनको अपनी कैद में ले गया था। दिल के नाजुक और गुलाबी लबों से नमी को पूरी तरह से पीकर अपनी मन की प्यास बुझाने के बाद असद जब पीछे हुआ तो दिल के चेहरे पर अपनी किस के बाद बिखरे हुए हया के रंगों को बड़े गौर से देखने लगा। दिल का चेहरा शर्म से लाल और धड़कनें बेतरतीब थीं। दिल असवंत के नीचे लेटी हुई एक छोटी सी बच्ची लग रही थी। असवंत इतना लंबा चौड़ा जवान था और दिल इसके मुकाबले में एक नाजुक छोटी सी लड़की। दिल यार, आपकी किस में कितना नशा है। असवंत प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। करो करो शर्म मेरा बच्चा। आपके शर्म करने और घबराने से आपको पाने का मेरा जुनून और बढ़ रहा है। मेरी जान, मैं तो चाहता हूँ ही यही हूँ कि आप शर्माओ और घबराओ, मुझे और बहकाओ। असवंत कह तो सच ही रहा था। दिल के शर्माने से दिल को पाने की तमन्ना इसके दिल में और भड़क रही थी। असवंत ने दिल की ब्यूटी बॉन पर अपने लब रखते हुए अपने दांतों से बाइट किया। आह, असवंत की जान, बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ। अब असवंत शहरयार की कुर्बत इतना बर्दाश्त करना पड़ेगा। दिल की लबों पर उंगली रख कर इसकी सिसकी रोकते हुए कहा। असवंत की बेताबियों से दिल की सांसें उखड़ने लगीं। दिल की फूली हुई तेज़ सांसें असवंत को और बहका रही थी। असवंत अपने होश खोकर दिल के ऊपर दीवानावार प्यार कर रहा था। वो दिल की आंखों से गालों पर अपना प्यार लुटा रहा था। अब इसकी नज़र दिल की दूधिया गर्दन पर थी। वहाँ पर अपनी मोहब्बत लुटा रहा था। वहाँ पर अपनी मोहब्बत की शिद्दतें लुटा कर अब इसका रुख दिल के दिल वाले मुकाम पर था। असवंत ने अपने दहकते हुए लब दिल के दिल वाले मुकाम पर रखे तो असवंत, दिल ने सिसक कर असवंत का नाम लिया। कुछ मत कहना दिल, मुझे महसूस करो। कहता हुआ दिल के करीब से करीब तर होता गया। असवंत की शिद्दतों को बर्दाश्त करने की दिल पूरी कोशिश कर रही थी। वो भी असवंत शहरयार के इश्क में मुब्तला हो चुकी थी, मगर दिल असवंत के अंदर के टाइगर को कैसे बर्दाश्त करती, जो इस वक्त अपनी शिद्दतें लुटा लुटा कर दिल की सांसें रोकने पर तुला हुआ था। टाइगर को सहना दिल की नाजुक जान की बस की बात नहीं थी। असवंत की शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए तकिए के कोनों को हाथों की मुट्ठियों से मेचे हुए सांसें रोके हुए लेटी थी। टाइगर की शिद्दतों को सहने की पूरी कोशिश कर रही थी वो नाजुक सी जान। रूम में सिर्फ असवंत की तेज़ सांसों की और दिल की दबी दबी सी सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी। असवंत, ये मत करे। नहीं मेरी जान, इतनी दूर आकर अब पलटना नामुमकिन है। टाइगर दिल की शर्ट के सारे बटन खोल चुका था। ब्यूटीफुल टाइगर दिलकश खूबसूरत बनावट को देखते हुए नज़रों की हमारे से बोला और इस पर घटा बनकर बरस रहा था। दिल की सिसकियाँ तेज़ होने लगी थी। असवंत जज्बातों की रो में बहता ही चला गया। टाइगर की थोड़ी सी सख्ती वाली कुर्बत ने दिल को सिसकने पर मजबूर कर दिया था, जिसका अंदाज़ा होते ही असवंत ने अपनी नरमी और प्यार वाले अंदाज से दिल पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर दी। असवंत बड़ी मोहब्बत और नरमी से दिल को खुद में शामिल कर रहा था, मगर वो अलग बात थी कि दिल की एज और इसकी नाजुक वजूद के लिए असवंत को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल था। दिल की आंखों से पलकों की बाढ़ को तोड़ते हुए वह दो आंसू दिल की गालों से बह निकले और मुंह से सिसकियाँ निकलने लगी। असवंत ने दिल की सिसके को दिल को दबाने के लिए दिल के लबों पर अपने लब रख दिए। दिल पर अपनी शिद्दतें लुटाकर अपने अंदर सुकून महसूस कर रहा था। दिल की आंख अपने ऊपर वजन महसूस करके खुली तो असवंत को अपने ऊपर लेटा हुआ पाया। दोनों देर तक सोते रहे थे, क्योंकि दिल और असवंत दोनों ही कल रात को एक मिनट भी नहीं सो सके। असवंत से दूर असवंत की फिक्र नहीं सो सकी थी। असवंत ड्रग से पैदा होने वाले दर्द की कैफियत से नहीं सो सका था। अब दोनों एक दूसरे की कुर्बतें पाकर पुरसुकून नींद सो रहे थे।
بیڈ پر سیدھے لیٹے لیٹے دل کی کمر میں درد بھر گیا۔ دل کروٹ لینا چاہتی تھی، مگر اسفند پر نظر پڑی۔ وہ دل کے پیٹ پر اپنا سر رکھ کر اپنے دونوں بازو بیڈ پر پھیلا کر پرسکون سو رہا تھا۔ دل کو بے اختیار اسفند پر بہت پیار آیا تھا۔ اسفند بہت مشکل سے سویا تھا، اس لیے اس کی نیند نہ خراب ہو، اس لیے دل کمر میں اتنی درد کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شام تقریباً 6:30 بجے کے قریب اسفند کی آنکھ کھلی تو خود کو دل کے اتنے قریب دیکھ کر اسفند نے نیند کی خماری سے بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسمائل پاس کی تھی۔ اسفند کی گالوں پر بہت گہرے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ دل کو اسفند کے ڈمپل اتنے خوبصورت لگے تھے کہ دل کا ایک پل کے لیے دل چاہا کہ اپنے ہاتھوں سے چھو لے۔ دل ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ اسفند نے دل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گال کے ڈمپل پر رکھ دیا۔ دل اپنی چوری پکڑی جانے پر جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل کر اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا، مگر اسفند نے اپنا ہاتھ دل کے ہاتھ پر رکھ کر دل کا ارادہ ناکام بنا دیا۔ میری جان، مجھ سے مت چھپاؤ، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ آپ کی نظر میرے ڈمپلز پر ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے، آپ چاہو تو کس بھی کر سکتی ہو۔ اسفند شرارتی انداز سے آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے چیکس پر ڈمپلز بھی پڑتے ہیں۔ دل صاف مکر گئی اور اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے ہاتھ کو چھڑانے لگی، جس کی وجہ سے دل کی کمر میں پھر سے درد اٹھنے لگا۔ کیا ہوا دل؟ میری کمر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ دل کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کرا رہی تھی۔ سوری جان، مجھے اٹھا دیتی، خود کمفرٹیبل پوزیشن میں سو جاتی۔ دل کو تکلیف میں دیکھ کر اسفند جلدی سے دل کے اوپر سے اٹھ کر دل کی کمر پر لگانے کے لیے جیل لے آیا اور دل کی کمر سے شرٹ کو ہٹانے لگا تو دل نے شرم سے اسفند کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری جان، شرٹ کے اوپر سے جیل نہیں لگایا جا سکتا۔ اسفند نے دل کے اپنے ہاتھ نرمی سے چھڑاتے ہوئے پھر سے شرٹ کو ہٹا کر دل کی نازک دودھ سی سفید کمر پر جیل لگانے لگا تو دل کو اسفند کے ہاتھوں کے لمس سے بدن میں بجلی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دل نے اپنے تاثرات کو چھپانے کے لیے چہرے کو تکیے میں چھپا رکھا تھا۔ جیل تو کب سے لگ گیا تھا، مگر اسفند کا ہاتھ اب بھی دل کے کمر پر اپنی انگلیوں سے بے باکیوں کی جوہر دکھا رہا تھا۔ اسفند، مجھے آرام آ گیا ہے۔ دل کافی دیر بعد اسفند کی ہاتھ کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں کو دیکھ کر بولی۔ مگر مجھے درد سے آرام نہیں آیا نا۔ کہاں ہے آپ کو درد؟ یہاں پر، اسفند اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس درد سے آپ کو کیسے آرام آئے گا؟ اسفند کے درد پر دل کو بہت پیار آ رہا تھا، بس ایک کس سے۔ اسفند دل کو اپنے ساتھ نارمل دیکھ کر جوش سے بولا۔ وہ تو نہیں مل سکتی۔ دل بیڈ سے اٹھ کر اپنے بالوں میں کیچڑ لگاتے ہوئے نیچے کھڑی ہو گئی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ اسفند بیڈ سے اتر کر دل کے سامنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ مجھے سانس نہیں آتی، دل واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ دل کے جواب پر اسفند کہکا لگا کر ہنسا۔ جان، مگر کل تو آپ نے مجھے خود اکسایا تھا، یاد کرو۔ اسفند دل کی کمر کے گرد دونوں بازو ڈالے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اسفند دل کی کل رات والی بات کر کے چھیڑ رہا تھا، جب اسفند کو گولی لگی تھی، اس کو کھونے کے ڈر سے جو خود سے اسفند کو کس کرنے والی حرکت کی تھی۔ اسفند اسی بات کو دہرا کر تنگ کر رہا تھا۔ اسفند دل پر اپنی نظریں جمائے کھڑا تھا۔ دل شرم کے مارے اسفند کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ ٹھیک ہے اسفند، ٹھیک ہے۔ اسفند نے اسے اپنے باہوں میں لے کر گھیرا اور بھی تنگ کر لیا۔ چلو، اس رات کی گستاخی معاف۔ اب آپ آرام سے میری بات مان لو تو میں آرام سے کس کروں گا۔ پرومس؟ جی نہیں، اس وقت آرام سے بھی کس نہیں مل سکتی۔ رات کو آپ بہت ساری کسز لے چکے ہیں۔ دل نے صاف سا جواب دے کر اسفند کی باہوں کی قید سے خود کو آزاد کرنے کی بے جا کوشش کی۔ دل کی اس کوشش کو اسفند کی مضبوط پکڑنے سے ناکام بنا دیا گیا۔ دل، میری جان، ایسی مشقت نہ کیا کرو۔ ٹائیگر تو اپنے دشمنوں کو ابری قید سے رہائی نہیں دیتا۔ آپ تو میری محبت، میرا عشق ہو، میری جان ہو، اس لیے میری باہوں کی قید سے آپ کو تب تک رہائی نہیں مل سکتی جب تک میں خود نہ چاہوں۔ دل کے چہرے کو اپنی محبت میں سے لٹاتی ہوئی نظر سے دیکھ کر انابل لبوں سے مسکرایا۔ ٹائیگر اگر مجھے اپنی قید سے رہائی نہیں دے گا تو کوئی بات نہیں، میرا اسفند تو مجھے رہائی دلا دے گا۔ دل
असफन के प्यार पर नाज जिताते हुए टाइगर की आंखों में आंखें डाल कर बोली, अच्छा जी, इतना यकीन है आपको अपनी असफन पर? जी हाँ, बहुत यकीन है, दिल इतरा कर बोली। लेकिन मेरी जान, आपके प्यार के मामले में असफन और टाइगर दोनों ही पागल हैं और दोनों ही आपको अपनी पनाहों से दूर नहीं करना चाहेंगे। जी नहीं, मेरे असफन अच्छे हैं और टाइगर जैसे बिल्कुल भी नहीं। दिल अब भी असफन के प्यार को लेकर बाजिद थी। दिल मेरी जान, आपको पता है इस तरह से टाइगर को रिग्रेट करके असफन की तारीफ़ों के पुल बांधकर आप टाइगर को उकसा रही हो और असफन पर हावी होने के लिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी जान आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दिल को असफन की आंखों में इस वक्त टाइगर की झलक दिखाई दे रही थी और ये मत सोचना कि हमेशा आपको असफन का नरमी वाला प्यार ही मिलेगा। मेरी जान, खुद को टाइगर के इश्क वाले प्यार के लिए तैयार करो, क्योंकि मेरी जान, ये असफन के चॉकलेटी हीरो वाले प्यार से मेरा तो कुछ नहीं बनता। कहता हुआ दिल के लबों पर झुककर फिर से इसकी नाजुक पंखुड़ियों को अपने लबों में कैद कर लिया। दिल को किस करने का अंदाज बिल्कुल भी असफन वाला नहीं था। टाइगर अपने मन की प्यास कुछ इस अंदाज से बुझा रहा था, दिल को सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। दिल की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, मगर टाइगर के मन की प्यास बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिल को समझ न आने पर असफन पर गुस्सा आने लगा। इसी गुस्से में दिल ने असफन के बाजू पर जोर से चुटकी काटी। एक बार काटने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर बार बार काटने से असफन को हंसी आ गई। ये अब क्या कर रही हो जंगली बिल्ली? असफन ने दिल की जान को छोड़ते हुए कहा। वही जो आप कर रहे थे जंगली बिल्ले, दिल ने भीगी पलकों से गुस्से वाली आवाज़ में तड़ाक कर जवाब दिया। हाय मेरा बच्चे को गुस्सा आ गया। दिल को प्यार से गोद में उठाकर बेड पर ले जाते हुए असफन बोला। दिल के होंठों पर तो 2 से 3 जगह पर कट लग गया, जिसकी वजह से दिल को अपने होंठों पर जलन महसूस हो रही थी और असफन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। छोड़े मुझे। दिल अपनी टांगों को इधर उधर बच्चों की तरह चिल्लाते हुए गुस्से से चीखें मार रही थी। अगर मेरी जान, आप मुझे आराम से किस करने देती तो ये सब नहीं होता। टाइगर को दिल के होंठों पर लगे कट भी खूबसूरत लग रहे थे। अब खुद को समझते क्या हैं? अब बहुत गंदे हैं, दिल ने गुस्से से कहते हुए तकिया उठाकर असफन के सर पर दे मारा, जिसे टाइगर ने बड़ी महारत से कैच कर लिया। अगर आपने अब मेरे साथ ऐसा किया तो मैं आपकी जान ले लूँगी। मेरी जान, आप पहली नज़र में ही ले चुकी हैं। छोड़े मुझे प्लीज़, आपको किस तो नहीं मिल सकती। टाइगर को अपनी कुर्बत में मजलती हुई दिल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी जान, रात को आप पावर ऑफ अटर्नी मेरी नाम कर चुकी हैं, इसलिए अब तो सब कुछ मेरी मर्ज़ी के हिसाब से ही होगा। दिल बच्चों की तरह, छोड़े मुझे गंदे टाइगर। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। आप बुलाओ अपने असफन को बचा ले, आप मुझसे कहता हुआ फिर दिल की सांसों को तंग कर गया। दिल एक बार फिर असफन की मोहब्बतों का सामना करने के बाद सो चुकी थी। काफ़ी देर के बाद असफन ने मुस्कुराते हुए दिल की तरफ देखा। दिल, मेरी जान, उठने का इरादा नहीं है? दिल अपनी खूबसूरत गोल्डन नाइट की सुबह असफन की कुर्बतों से टूटकर असफन के सीने पर सर रखकर गहरी नींद में थी। दिल, असफन प्लीज़ सोने दे, तंग मत करें। असफन की जान, तंग तो रात मैंने आपको बहुत कर लिया है। अब अगर आप ना उठी तो मैं और भी तंग कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से उठ जाएं, वरना अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। मुझे अभी और सोना है। सोने तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप उठकर मेरे लिए चाय बनाओ। मेरा सर बहुत भारी है, प्लीज़। दिल के माथे पर अपने लब रखते हुए बोला। रात को तो आपके सर में ज़रा सा भी नहीं दर्द हुआ जब मैं वो कहते कहते रुक गई थी। कुछ नहीं। दिल को अपने अधूरे अल्फाज पे शर्म आ रही थी। मेरी जान, बताओ ना कि रात में मैंने क्या किया? असफन का लहजा शरारती हो रहा था। दिल शर्माकर अब असफन के सीने में सर को छुपा रही थी। वह अपने नाभी लबों से मुस्कुराकर इसे अपने साथ लगाए हुए था। मेरी जान, रात को भी मेरे सर में दर्द था, मगर आपकी कुर्बत से वो दर्द कहीं गायब हो गया। मगर अब फिर से हो रहा है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप चाय से सर दर्द को भगाना चाहती हैं या फिर मैं रात वाली हिकमत अमली अपना कर अपने दर्द का इलाज करूं।
اسفند کے ہاتھوں نے شرارت کی تو دل جلدی سے اس کے سینے سے نکل کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ چپلیں پہن کر فوراً سے پہلے بنا جواب دیے واش روم میں جا کر گھس گئی تھی، کیونکہ رات والی حکمت عملی کو سہنا اس وقت دل کے بس کی بات نہیں تھی۔ دل فریش ہو کر باہر آئی تو اسفند ابھی تک بیڈ پر اپنے بازو پھیلائے آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ دل، جی کہاں جا رہی ہو؟ آپ کے لیے چائے بنانے؟ پہلے واپس آ کر مجھے مارننگ کس دو۔ روم سے باہر جاتی ہوئی دل کو انگلی دکھا اشارہ کیا۔ مجھے آپ کی ایسی باتوں سے بہت شرم آتی ہے۔ آپ لیٹے رہیں یہاں پر اکیلے، میں تو جا رہی ہوں چائے بنانے۔ اسفند کی اس بات سے دل شرما کر اور گھبرا گئی، دھڑام کر کے دروازہ بند کر کے نکل گئی۔ اسفند ہنستا رہ گیا اس کی شرماہٹ اور گھبرانے والی ادا سے۔ اسفند نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا موبائل فون اٹھایا، اس پر مسکان کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ اسفند ان 10 سالوں میں ناراض ہونے کے باوجود کبھی ایک پل کے لیے بھی اپنی بہن اور پاپا کی حفاظت سے غافل نہیں ہوا تھا۔ اسفند کیمرے کی آنکھ سے ہر پل اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور گھر کے باہر ہمیشہ سول یونیفارم میں نارمل گھومتے پھرتے ہوئے اسفند کے باڈی گارڈ پل پل کی خبر اسفند کو پہنچا رہے تھے۔ اسے ہر پل کی خبر تھی کہ اس کی بہن کب کیا کر رہی ہے۔ اس وقت بھی مسکان کو روم میں اکیلے داس وہ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ مسکان کے روم کے سامنے لگا ہوا کیمرہ روم کے اندر کا منظر دکھا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اس لیے روم کے اندر کا ماحول صاف دکھائی دے رہا تھا۔ روم کے اندر کیمرہ نہیں تھا۔ وہ بہن کو فون کر کے اس کے چہرے کی خوشحالی کو بحال کرنے کے لیے بات کرنے لگا۔ وہ دلہن بنی ہوئی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے اختیار اسفند کے منہ سے اپنی بہن کے لیے بہت ساری دعائیں نکلی۔ میری طرف دیکھو گڑیا۔ وہ ناراضگی سے ویڈیو کال پر نظر جھکائے ہوئے اسفند کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ میری رخصتی پر کیوں نہیں آئے؟ کیوں؟ آپ نے بھی پاپا کے ساتھ مل کر مجھے سچ سے آگاہ نہیں کیا تو میری پیاری بہن آپ کی بھی سزا کی مستحق ٹھہری نا۔ بھائی، مجھے پاپا نے کہا تھا ابھی آپ کو نکاح کے بارے میں نہیں بتانا، ورنہ آپ ناراض ہو جائیں گے۔ مسکان نے شرمندگی سے نظریں نیچے جھکا لیں۔ میری طرف دیکھو گڑیا، اسد کا آپ کا شوہر ہونا میرے لیے قابل فخر بات ہے۔ مسکان بیٹا، آپ کو اپنی قسمت پر بہت رشک کرنا چاہیے کہ آپ کا ہمسفر ایک بہادر اور ایماندار شخص ہے۔ بہادر اتنا ہے کہ اکیلا ہی 100 لوگوں کا سینہ چیر کر اکیلا اپنے شکار اٹھا کر لانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایماندار اتنا کہ آپ اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے بھی صرف اور صرف اپنے دوست کی عزت سمجھا، اور ان 10 سالوں میں ہر سال پاکستان آنے کے باوجود آپ کو ملے بنا صرف دور سے دیکھ کر واپس چلے آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ جگرا تو صرف اور صرف اسد میر خان میں ہی ہو سکتا ہے۔ ناز کرو مسکان اپنی قسمت پر۔ اسفند کے منہ سے نکالا ہوا ایک ایک لفظ سچ تھا۔ اسد بالکل ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا۔ بھائی، اگر اسد اتنے اچھے ہیں تو پھر اتنے سالوں تک اس نکاح کی وجہ سے آپ کیوں ناراض تھے؟ میرا بچہ، میں اسد اور آپ کے نکاح کی وجہ سے ناراض نہیں تھا۔ پاپا نے مجھے نکاح میں شامل نہیں کیا، میں اس لیے ناراض تھا۔ اگر اب میری بہن کی انویسٹیگیشن ختم ہو گئی تو میں اپنی بہن کے ساتھ کچھ پیاری باتیں کر سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی بھائی بول رہے ہیں گڑیا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ کیا؟ مسکان بہت ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ آپ کے ایگزام کے بعد آپ کا اور میرا ولیمہ اکٹھا ہوگا، وہ بھی پاکستان میں۔ بھائی، آپ شادی کرنے والے ہیں؟ مسکان کو شکر سے چیک کی۔ نہیں، شادی تو میں کر چکا ہوں۔ کب؟ مسکان نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، آپ نے شادی کر لی، ہمیں بتایا تک نہیں۔ گڑیا، آپ کو بتا تو دیا تھا، مگر آپ پاپا کو نہیں بتائیں گی۔ اسفند اپنے پاپا سے مسکان اور اسد کے نکاح کو چھپانے کا بدلہ اس طرح لینا چاہتا تھا، اپنی شادی کا نہ بتا کر۔ مگر بھائی، جب پاپا کو پتہ چلے گا کہ مجھے آپ کی شادی کا پتہ تھا تو وہ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں سارے سیکرٹ رکھنے کا حق صرف پاپا کو ہے؟ اسفند اپنے پاپا پر طنز کرتے ہوئے بولا۔ گڑیا، اگر آپ نے پاپا کو بتایا تو میں آئندہ 10 سال تک پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ پاپا کو یہ سوچ کر بتانا۔ نہیں بھائی، ایسا مت کرنا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں پاپا کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اسفند کا نشانہ بالکل صحیح جگہ پر لگا تھا، اور مسکان اسفند کے نہ آنے کا سن کر ڈر گئی تھی۔ اسفند کو پتہ تھا کہ اب وہ پاپا کو چاہ کر بھی نہیں بتائے گی۔ چلے بھائی، بھابھی کو ہی دکھا دیں۔ مسکان اپنی بھابھی کو دیکھنے کے لیے اتاولی ہوئی جا رہی تھی۔ جب بھی دکھاتے ہیں۔ آپ کی بھابھی یہ رہی، آپ کی بھابھی جو اپنے خوبصورت ہاتھوں سے اس وقت ہمارے لیے کافی بنا رہی ہے۔ اسفند ایک بازو دل کے کاندھے پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے موبائل کا کیمرہ دل کے آگے کرتے ہوئے بولا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بھابھی جان؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، کہہ کر دل نے سوالیہ نظروں سے اسفند کی طرف دیکھا۔
मिसेस असफन शहरयार, ये आपकी इकलौती नंद है और आप इनकी इकलौती भाभी। असफन ने दोनों को एक दूसरे से मुतारफ़ करवाया। असफन ने दिल की सारी नज़रों को समझते हुए जवाब दिया, माशाल्लाह भाभी, भाभी तो बहुत खूबसूरत है। मुस्कान खुश होकर बोली, आखिर चॉइस किसकी है? असफर इतरा कर बोला, ये तो है, मेरे भाई की पसंद तो हमेशा से लाजवाब थी। गुड चॉइस भाई, मेरे लिए इतनी खूबसूरत भाभी लाने के लिए, बिना बताए शादी करने के लिए भी माफ़ किया। आपकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है। इतनी खूबसूरत भाभी के सदके आपको माफ़ कर दिया, क्या याद करेंगे। मुस्कान सच में अपनी इतनी खूबसूरत और नाजुक सी भाभी को देखकर बहुत खुश थी। अच्छा जी, तो आप अपनी भाभी के सदके मुझे माफ़ कर रही हैं, फिर तो आपकी भाभी को थैंक यू बोलना पड़ेगा। असफंद को मुस्कान की बात से शरारत सूझी। जी बिल्कुल, थैंक यू बोलना चाहिए आपको हमारी भाभी को। मुस्कान बिना असफंद की बात का मतलब समझे हुए बोली, भाई क्या असद को आपकी शादी का पता था? मुस्कान ने गहरी सोच से कहा, जी बिल्कुल पता था। वैसे भी मैं इस कमीने जैसा नहीं हूँ जो अपने ही निकाह में अपने बेस्ट फ्रेंड को ना बुलवाऊँ। असद के नाम पर दिल ने चौंक कर असफंद की तरफ देखा। मुस्कान की शादी असद के साथ हो रही है। असफंद ने दिल की सवाली नज़रों को देखकर जवाब दिया, क्या बात है भाभी जान, आपको हमसे मिलकर लगता है कोई ख़ास खुशी नहीं हुई? दिल को यूँ सोचों में गुम देखकर मुस्कान बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। मुझे कभी आपके बारे में बताया ही नहीं गया, तो इसलिए। दिल ने तंज़िया अंदाज से असफंद की तरफ देख कर कहा। दिल बेचारी को तो यही लगा था कि शायद असफंद अकेला ही है, इसका कोई बहन भाई नहीं है। ना ही असफंद ने कभी दिल को मुस्कान के बारे में बताया। माई ब्यूटीफुल वाइफ, बस मुस्कान के एग्ज़ाम तक वेट कर लो, इसके बाद जाकर पाकिस्तान धूमधाम से वलीमे के फंक्शन में आपको और आपकी नंद और ससुर से इंट्रोड्यूस करवा दूँगा। ओके। असफंद ने एक ही सांस में दिल को पूरी बात समझाने की कोशिश की थी। प्लीज़ ये घूर घूर कर तंजिया नज़रों से मुझे मत देखो यार। असफंद दिल से मसनूई डर दिखाते हुए बोला, तो मुस्कान को हंसी आ गई। वाह भाभी, मेरे धारने वाले शेर भाई को तो आपने डरा कर रखा हुआ है। मुस्कान ने मजाक से कहा, जी नहीं, सब ड्रामे कर रहे हैं, कोई नहीं डरते वरते मुझसे। दिल की जल्दी से अपनी सफाई में बोलते हुए देखकर मुस्कान और असफंद दोनों एक साथ हंसने लगे। बीबी जी आप तैयार हो गई हैं, बड़े साहब जी आपको नीचे बुला रहे हैं। मुस्कान के पापा इसको रुख्ती के लिए बुला रहे थे। भाई मुझे पापा, हाँ जाओ मेरी गुड़िया, अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी में खुश खुरम रखे। अपने इस कमीने शहर को मेरा सलाम कहना। असफर ने बहन को दुआएं देते हुए कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मुस्कान नौकरानी के साथ साथ नीचे आई तो असद पहले से ही गाड़ी के पास खड़ा था। असद ऑफ वाइट कॉटन के कुर्ता शलवार में मलबूस ऊपर ब्लैक कलर की वेस्ट कोट पहने हुए था। पैरों में अपने ट्रेडिशनल पेशावरी चप्पल पहनकर अपनी पठानों वाली मर्दाना वजाहत बहुत जाज़मी नज़र लग रहा था। एक पल के लिए तो मुस्कान अपनी सारी नाराज़गी भूलकर असद पर नज़र टिकाए ये भूल गई थी कि इस वक्त वो असद से नाराज़ है। वो छोटे छोटे कदम लेते हुए आकर अपने पापा के पास खड़ी हो गई। मुस्कान के पापा इसके साथ बातें करने में मसरूफ़ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लग रही है मेरी बेटी। मुस्कान के पापा की नज़र जैसे ही इस मुस्कान पर पड़ी, इन्होंने अपनी लाडली बेटी के सर पर हाथ रखकर बहुत सी दुआएं दी। माशाल्लाह, असद के लबों से बेख्तियार निकला, मगर असद की आवाज़ असद तक ही महदूद रही। मुस्कान के पापा बहुत ही सादा मिजाज आदमी थे। असद और मुस्कान का निकाह तो पहले ही हो चुका था। इन्होंने कोई ज़्यादा ताम झाम फोटो सेक्शन वगैरह नहीं रखा था। असद भी कुछ इसी तबीयत का मालिक था। असद और मुस्कान के पापा ने यही डिसाइड किया कि वलीमे का फंक्शन बहुत धूमधाम से करेंगे, तब तक मुस्कान भी पेपर से फारिग हो जाएगी। मुस्कान के पापा बड़ी शफ़क़त से अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए खड़े थे। बाप के गले लगते ही मुस्कान रवायती दुल्हन की तरह रो पड़ी। रो मत बेटा, आप कौन सा कहीं जा रही हो? वैसे भी अभी आपके एग्ज़ाम में अभी 2 मंथ बाकी हैं, इसके बाद आप रुखसत होकर दुबई जाएंगी। बेटा खुशी खुशी अपनी नई ज़िंदगी में कदम रखो, रोकर अपने ये आंसू मत ज़ाया करो मेरा प्यारा बच्चा। असद, आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। जी जी अंकल, आप बेफिक्र रहें, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। असद कहता हुआ मुस्कान के पापा के गले मिलकर इजाज़त लेते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। मुस्कान दुल्हन के रूप में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि असद की नज़रें नहीं हट रही थी।
ایک بار میرے ہاتھ تو آنے دو تو دیجیے، اتنا خیال رکھوں گا کہ آپ کی بیٹی ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ اسد مسکان کو دیکھ کر سوچ رہا تھا، وہ اپنے نابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ شہریار صاحب نے مسکان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے گاڑی کا فرنٹ سیٹ والا دروازہ کھول کر مسکان کو گاڑی کے اندر بٹھا دیا۔ چلو اسد بیٹا، اب آپ لوگ روانہ ہو۔ اچھا ہوتا اگر آپ ڈرائیور کو ساتھ لے جاتے تو۔ نہیں انکل، ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ اسد مسکان کے ساتھ ہر پل کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا تھا، اسی لیے تو اسد نے مسکان کے پاپا اور بھائی دونوں کے کہنے کے باوجود بھی ڈرائیور کو ساتھ میں لے جانے سے منع کر دیا۔